पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना, आपस में बहस होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर पति पत्नी के बीच में कभी ना कभी कोई किसी मुद्दे पर कोई बहस, कोई झगड़ा होता ही है। इसे कोई भी दंपति इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो कि उन दोनों के बीच की ये बहस, उन दोनों के बीच का ये झगड़ा एक मासूम बच्चे की जान ले। आज जो मैं घटना आपके पास लेकर आई हूँ, आपके सामने लेकर आई हूँ और इस पर हम एक विशेष चर्चा भी करने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के गोंडा में घटी है और वहाँ एक माँ ने अपनी 8 महीने की बच्ची को से जिंदा ही सेफ्टी टैंक में डाल दिया। 28 सितंबर की घटना है। उस दिन उस महिला का जगमती नाम बताया जा रहा है स्थानीय रिपोर्ट्स में। उसका अपने पति से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। पति क्योंकि साथ में नहीं रहते थे, पति बॉम्बे में रहते थे, वहाँ काम करते हैं। माता फेर पति का नाम है। तो जगमती जो है वो अपने सास-ससुर, अपने 3 साल के बेटे और 8 महीने की बेटी के साथ गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के मेहरबानपुरा एरिया में रहती थी। 28 सितंबर की रात को जगमती का और माता फेर का आपस में झगड़ा हुआ। सो चुके थे, रात की बात थी, 11 साढ़े 11 बज रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया जगमती को और उसने ले जाकर अपनी 8 महीने की बच्ची को सेफ्टी टैंक में डाल दिया। इसके करीब 1 घंटे के बाद उसने अपने सास-ससुर को उठाया और कहा कि बच्ची को एक जंगली जानवर ले गया है। जैसे ही ये बात उन तक पहुंची, तुरंत बच्ची की खोज होने लगी कि आखिर बच्ची को कहाँ ले गया है वो जानवर। जो थाना क्षेत्र है, जो थाना है पुलिस थाना, उसको भी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस के साथ-साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी टीम भी पहुंच गई। बच्ची की खोज होने लगी। 40 घंटे तक ये खोज होती रही। बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। ना बच्ची की डेड बॉडी मिल रही थी, ना बच्ची का कपड़े का कोई हिस्सा या शरीर का कोई हिस्सा वहाँ मिल रहा था। इसने पुलिस के दिमाग को ठनका दिया कि आखिर ऐसा कौन जानवर उठा के लेकर चला गया है कि बच्ची का कुछ भी अवशेष कहीं नहीं मिल रहा है। डॉग स्क्वाड स्क्वाड भी वहां पर पहुंचा था, फोरेंसिक टीम भी पहुंची थी, लेकिन किसी को भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उधर जगमती अपना बयान बार-बार बदल रही थी। इससे पुलिस का जो शक था वो और पुख्ता हो गया। जब आसपास के एरिया को खंगाला गया तो देखा कि घर के पीछे में एक सेफ्टी टैंक है। तो थोड़ा-सा संदेह हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्ची इस सेफ्टी टैंक में हो। उस सेफ्टी टैंक के पानी को बाहर निकाला गया और उसके बाद सब ये देखकर चौंक गए कि 8 महीने की शगुन की डेड बॉडी उसी सेफ्टी टैंक में मौजूद है। उसे बाहर निकाला गया और तब जो शगुन की माँ है, जगमती, जिसने ये पूरी कहानी रची थी, उससे कड़ाई से पूछताछ हुई। आखिर पुलिस की पूछताछ के सामने वो महिला कैसे और कितनी देर टिक पाती, वो टूट गई और उसने ये कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी बेटी को उस सेफ्टी टैंक में डाला था। लेकिन वो कारण जब उसने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया था, तो किसी को भी सहसा विश्वास नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत आम सी बात है। पति-पत्नी के बीच में फ़ोन पर बहस हुई, उनके बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद जगमती ने ये कदम उठा लिया और अपनी बच्ची के प्राण ले लिए। इस मामले में हम आगे और भी कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने अतिथियों का यहाँ पे परिचय करवा दूँ। हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रही हैं ज्योति पांडे जी, जो पहले भी हमारे साथ इन चर्चाओं में शामिल हैं। नमस्कार ज्योति जी। इसके साथ रांची से जुड़ रही हैं संगीता पुजारा टॉक जी, जो साहित्यकार है रांची की और इनकी कविताओं में स्त्री स्वर बहुत मुखर होकर उठता है। तो ज्योति जी के बारे में आप जानते ही हैं कि ये पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, इसके अलावा पोष की ट्रेनर भी है। तो संगीता जी, सबसे पहले इस घटना पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। आमतौर पर जब इस तरह की कोई घटना होती है जिसमें माँ ने अपने बच्चे के प्राण लिए हो या कभी-कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं कि किसने बच्चे की हत्या की है या किसने बच्चे को छोड़ा है, तब भी ऑटोमेटिकली जो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है जिसे, वो एक माँ ही होती है। तो ये कितना न्याय संगत है या इस घटना को अगर हम केंद्र में रखते हैं, तो क्या एक माँ को इस तरह की घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार ठहराना, वो सही है? संगीता जी। ये बड़ी दुखद घटना है। ये घटना रांची में मेरे घर के पास भी हुई थी, ऐसी ही घटना। आपकी बातों से मुझे वो घटना याद आ गई। उसमें भी पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा हुआ था और शक ही हुआ था पति को कि ये बच्चा मेरा नहीं है और इस बात को लेकर
लड़का जो है वो बाहर भाग गया, छोड़ के चला गया जी अपने परिवार को। और वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि उसने जाके निवारणपुर में यहाँ पे तपोवन मंदिर है, उसके जाके वहाँ पे उसने कुएँ में डाल दिया बच्चे को। और जैसे कि आपने बताया पुलिस की सख्ती से उसको भी अपना सच बताना ही पड़ा। जी क्या 2 बातें सामने आती हैं। क्या लड़की पैदा करना या होना सिर्फ़ औरत के हिस्से का श्राप है? क्या पुरुष इसमें भागीदार नहीं है? बच्चा जब पैदा होता है तो उसका तो निर्णय लिंग निर्णय तो पुरुष के द्वारा होता है, पुरुष के स्पर्म के द्वारा होता है। ये बात गाँव में नहीं पता है, लोग नहीं जानते हैं। एक जी सबसे बड़ा कारण। दूसरा प्रेशर, परिवार का हो चाहे पति का हो। अगर बेटी पैदा होती है तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है माँ के ऊपर आज के दिन में भी कि एक ज़िम्मेवारी का जो डर होता है वो पुरुष में इतना ज़्यादा घेर लेता है कि दहेज का है, हमारी प्रथाएँ भी हैं, समाज की कुप्रथाएँ भी हैं जो मर्द को इस तरह से सोचने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन फिर औरत औरत का होना, उसका संवेदनशील जो उसकी सबसे बड़ा एसेंस है वो अगर कहीं बिखरता है, तो समाज तो दोषी है ही इसमें, लेकिन मुझे लगता है हम औरतों को भी और मजबूत होना चाहिए, जी किसी के जी प्रेशर में नहीं टूटना चाहिए। जी बड़ी दुखद घटना है ये। जी ज्योति जी, अ, हुँ, थोड़ा-सा मैं क्योंकि मेरा जो सवाल है उसके लिए थोड़ी जानकारी की और ज़रूरत है। जैसा कि संगीता जी ने भी अभी कहा कि हुँ, वो पुरुष मतलब जो रांची वाली घटना हुई थी उसमें वो ये कहता था कि ये मेरी बेटी नहीं है। इस केस हुँ, में भी कुछ-कुछ इसी तरह की बातें सुनने को आई हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा भी इसी बात को लेकर हो रहा था कि वो पिता जो है बच्ची का शगुन के जो पिता हैं वो कह रहे थे कि बेटी मेरी नहीं है, चाहे जिसकी हो लेकिन मेरी नहीं है। और हुँ, दूसरा जो आरोप स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स में आए हैं वो ये है कि बेटी होने के बाद से ही उस परिवार में तनाव बढ़ गया था, उस परिवार में बहस होने लगी थी और उस महिला को भी इसके लिए ताना दिया जाने लगा था। हुँ। आपका इस मामले में क्या कहना है कि क्या वास्तव में यही कारण रहा होगा या इसके पीछे हुँ। कुछ और भी वजह हो सकती है? देखिए, अगर लाइन से लड़कियाँ हुई होती तो मैं मान सकती थी, मैंने देखा भी है घरों में अगर एक बच्ची हो जाए और दूसरी बच्ची हो जाए, उसके बाद तो मतलब फिर जीना मुश्किल हो जाता है महिला का। लेकिन यहाँ पर एक पहले से लड़का था और उसके बाद ये बच्ची हुई है तो डेफ़िनेटली कोई और कारण दोनों में बहस हुई होगी। मैं इतने मैरिटल डिस्कॉर्ड देख रही हूँ कि कोई शादी चल जाती है तो लगता है अरे बहुत बड़ी बात हो गई कि ये शादी अभी चल रही है। तो प्रेज़ेंट टाइम जी, में मैरिटल डिस्कॉर्ड होना बहुत आम बात है कि ये किस बात से रहा होगा हमें भी नहीं पता है। अब क्योंकि कुछ कारण इसमें दिख नहीं रहा है, वो डिप्रेशन देखिए मानसिक रोग इस देश में ऐसे हैं कि लोग बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। आप जैसे ही बोलोगे सही कि बात मुझे है, अभी-अभी ये हो जाएगा कि अरे ये तो पागल है, तो लोग बात नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ जी, मानसिक जो है डेफ़िनेटली रहा होगा। महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, आपको भी पता है कि बच्चे के जन्म के समय के बाद से हालाँकि इसमें 8 महीने की हो गई थी तो पोस्टपार्टम हम नहीं कह सकते, फिर भी असर रह सकता है। अब वो मूर्ख तो था व्यक्ति, फ़ोन पर झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे टाइम पर जहाँ पर आप इतने दूर रह रहे हो, आमने-सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हो, फिज़िकल कोई टच नहीं हो रहा है और आपका सिर्फ झगड़ा कर रहे हो और वो बच्ची की ज़िम्मेदारी इसके ऊपर है, ठीक है? और छोटा बच्चा रात को भी बिना बात के रोता है, ना माँ की नींद पूरी होती है ठीक से, ना वो ठीक से खाना खाती है, न्यूट्रिशन का भी उसका कोई ख़्याल नहीं रखता है। तो ये सारे झगड़े हालाँकि मैं इसको कवर अप नहीं कर रही हूँ, हत्या तो डेफ़िनेटली है, महिला को सज़ा भी होनी जी, चाहिए। लेकिन अगर हम होगी ही। सिर्फ अगर हाँ, वो होगी। अगर हम सिर्फ ये पॉइंट आउट करते रहे कि इसकी गलती थी, तो फिर प्रॉब्लम है। हमको समस्या की जड़ में जाना होगा और ये देखना होगा कि ये क्यों हुआ क्यों ये? ये सही यहाँ में, तक सही। पहुँची कैसे बातें, हाँ? तो ये ना पहुँचे इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा एक खुला वो दिया जाए कि भैया ये तो ये तरीका नहीं होता है झगड़ा करने का, इस तरह से झगड़ा नहीं किया जाता है। स्पेशली जो अभी-अभी जो नई माँ बनी है महिला, साल भर का भी बच्चा नहीं है उसका और घर पे क्या माहौल होगा और सास-ससुर के साथ वो रह ही रही है। हमको भी पता है कि ये कैसा कैसा माहौल रहता है ससुराल में और सब लड़कियों के बस की बात नहीं होती है उस तरह का माहौल झेल पाना। और अगर जी, हस्बैंड दूर है तो फिर एक बहुत और अलग तरह का एक माहौल हो जाता है उस घर में। और अगर इस बात पर झगड़ा सचमुच में अगर इस बात पे झगड़ा हो रहा था कि बच्ची मेरी नहीं है और ये लड़की है इस वजह से प्रॉब्लम है, हालाँकि मुझे लगता है ये बाद में कवर अप किया जाता है। बहुत सारे केसेज़ में मैंने देखा है कि ऐसे बाद में कवर अप करती हैं लड़कियाँ कि मुझे जो जी, है प्रेशराइज़ कर रहे थे अबॉर्शन के लिए ये वो मैंने देखे हैं ऐसे, ठीक है? तो दोनों बातें जी, हो सकती हैं लेकिन
बात ये है कि यहाँ पर दोषारोपण से काम चलेगा नहीं, सजा तो उसको होगी। बात ये सिंपल सी बात ये है कि जो विवाहों में जो बिखराव आ रहा है ना, जो एक बैलेंस नहीं है, और ये जो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालती हैं स्त्रियां, इसके बारे में बात होनी चाहिए। क्योंकि हमने सूचना सेठ के समय में भी बात की थी कि कैसे उसने अपने बच्चे को मार दिया था, 4 साल का बच्चा था, और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा था, वो तो डिवोर्स भी ले चुके थे, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि हस्बैंड वाइफ सामने ही हो, लेकिन फिर भी ये हो रहा था। इसका सीधा साधा अर्थ ये है कि संभालना नहीं आ रहा है, प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर, जिसे कहते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहां पर स्त्री जाकर ये बात कर सके कि ऐसा हो रहा है, बताइए मैं क्या करूं। क्योंकि वो जैसे ही कहेगी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तुम तो पागल हो, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही पागल है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो ये सब सुनने को मिलेगा, इसलिए सब चुप रहते हैं। मतलब मन की जो ग्रंथियां हैं और जो ब्रेन की बातें हैं, वो लोग नहीं खुल के डिस्कस कर पाते। वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। डॉली जी, संगीता जी, क्या आपको भी लगता है कि जो महिला है उसने पहले क्राइम को अंजाम दे दिया, उसके बाद कानून से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए उसने, और खुद को विक्टिम बताने के लिए उसने एक पूरी स्टोरी रच ली कि भाई मेरे ऊपर बेटी को जन्म देने की वजह से दबाव था, या मुझको ताने दिए जा रहे थे, और पति भी मुझसे अलग रह रहे थे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे दोनों बात लगती है। ये कारण तो हो सकता है क्योंकि ये होता है हमारे समाज में। लेकिन एक कारण और भी है, जैसे ज्योति जी बता रही थी कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा आज भी पुरुष जो है ना स्त्री से अपना वो जो जैसे सीता को मांगा गया था ना उसकी पवित्रता का, वैसे ही बोला जाता है आज भी कि बच्चा मेरा है कि नहीं है इसका आप क्या प्रूफ दीजिएगा। तो चूंकि ज्ञान है नहीं कि कहाँ से आपको पता चल जाएगा, डीएनए कराइए आप सीधे से, बाद में आप डिवोर्स ले लीजिए, क्या करना है ना? तो वो अज्ञानता तो है ही हमारे समाज में, इन सब चीजों को लेके अवेयरनेस अभी भी नहीं है। लोग सीधे दोषारोपण एक दूसरे को करते हैं और बात जो है वो प्रेशर में आकर मेंटल लेवल अपना खो देता है इंसान, और जब खोता है तो फिर आप जानते हैं कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक काउंसलिंग की तो बेहद जरूरत है, बेहद जरूरत है हमारे समाज में। मतलब आप शादी से पहले आप गुण मिलाइए नहीं मिलाइए, ये काउंसलिंग वाला काम जरूर करा लीजिए। वो बहुत जरूरी है। ज्योति जी, एक स्टोरी तो ये आती है कि इस महिला ने क्राइम को अंजाम देने के बाद ये पूरी स्टोरी उसने रच ली कि मेरे ऊपर एक दबाव था। इसके अलावा एक स्टोरी और भी बन सकती है, और उस पर मैं चाहूंगी, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ऐसा आया है, पुलिस के हवाले से ये बात कही गई है कि जो पति है मुंबई में रहता था, बेटी के जन्म के 2 महीने बाद वो वहां चला गया था, उसके बाद से लौटा नहीं था, 8 महीने की हो चुकी थी। इसको लेकर दोनों के बीच में तनाव था, लेकिन तनाव का एक कारण और भी था, और वो ये था कि पति का मुंबई में ही किसी महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि होता है ना कि आपको अपना डिफेंस करना है तो आप ऑफेंसिव हो जाइए, तो अपने अफेयर को छुपाने के लिए या उसको अपनी पत्नी पर हावी होने के लिए उसने एक आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये बेटी मेरी नहीं है, ताकि कल को जब उसका अफेयर सामने आए, या मान लीजिए है भी, पत्नी को पता भी चल गया है, तो भी उसके ऊपर कोई भी बात ना आए। पति मतलब इस सब से अपने आप को बचा लेना चाहता था। आप इस मामले में? बिल्कुल हो सकता है। और मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो देखिए अब क्या हुआ है ना, जब से इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो है अपराध नहीं माना गया है, ठीक है, अभी कुछ ही साल पहले उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, तब से मैं देख रही हूँ जो तादाद है ना, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते होंगे, अब खुल के हो रहा है। मतलब अब लोग इसमें शर्म नहीं कर रहे हैं कि है हमारा, ठीक है। अभी वो सीजीआई साहब ने भी एक बयान दे दिया था कि स्त्री का शरीर जो है कोई अपनी मलकियत है, वो कहीं भी जाकर जो है सेक्स कर सकती है। इस तरह के बयान सीजीआई की तरफ से नहीं आने चाहिए, क्योंकि इनसे क्या महिलाओं को ही नुकसान उल्टा होने वाला है। फिर आप पर विश्वास कौन करेगा फिर? हाँ, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे ये यही वाली चीज ज्यादा हो सकती है कि मुंबई में उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, क्योंकि यहाँ सास ससुर के साथ रहकर इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना थोड़ा सा डाइसी लगता है। होने के कुछ भी हो सकता है मोबाइल के जमाने में, लेकिन उसका होना है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दो इस बात पे झगड़ा हो गया था कि आपने उसे इतना गुस्सा दिला दिया
कि इसने ये कर डाला। तो इसका मतलब ये भी है, एक बहुत बड़ी बात तो इसमें ये है कि मानसिक स्थिति तो इस महिला की नहीं अच्छी रही, क्योंकि आप अपना बच्चा नहीं फेंक सकते हो कुछ भी करके, कैसा भी हो। तो कुछ तो आप में ऐसा कुछ तो आपके ब्रेन में चल रहा था जो आप खुद भी नहीं समझ पा रहे थे, और इतना गुस्सा अगर उसको आया है तो ये बिल्डअप हुआ है धीरे 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 करके, पहले से रहा होगा, फिर इतना बिल्डअप एक दिन हो गया कि इसने ये कर डाला। और फिर उसको आपने कवर अप करने के लिए ये भी बोला कि मेरे बच्चे को जो है जानवर उठा ले गया, वो भी विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश करी। एक नॉन अपराधी को अपराधी बना देना, मैं बोलती हूँ ये समाज बनाता है, क्योंकि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जहां पर आप बात कर सकें कहीं पे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों ही वेंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही उस फालतू के बंधन में जकड़े हुए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है इससे बाहर कैसे निकलना। इससे बहुत अच्छे वो लोग होते हैं जो चुपचाप अलग हो जाते हैं और दोनों मिलकर फिर भी बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं। पेरेंट्स अलग नहीं होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं, ये मैं बार बार कहती हूँ, तभी आप एक स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं। आपने अलग होने में ज्योति जी कोई बुराई बहुत नहीं है। अच्छी बात कही है, मैं हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगी। आपने बहुत ही अच्छी बात हाँ कही है कि हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अलग नहीं होना चाहिए। बच्चों की वेलबींग, उनका पालन पोषण, ये मुझे लगता है पेरेंट्स बनने के बाद सबसे बड़ी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को आप दुनिया में लेकर आते हैं, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के प्रति हो जाती है। जी सही प्लीज है। कंटिन्यू। हाँ, तो लेकिन इस स्थिति में आने के लिए एक मेंटल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैं अभी पढ़ती रहती हूँ ये ऋतिक रोशन और सुजैन के डिवोर्स के बारे में, कि ये लोग अलग अलग रहते हैं, बट जहां बच्चों की बात आती है यहाँ पर एक होते हैं, और आम लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि अरे ये कैसा तलाक है। भाई यही ठीक है, बदलते हुए समाज में यही ठीक है। आप दोनों की नहीं बन रही है, आप अलग हो जाइए। इससे तो बेटर ही है कि आप सेप्टिक टैंक में फेंका है, या उसको बच्चे को मार दिया, या आप कहीं और किसी के साथ चले गए, है ना। प्रेमी का अफेयर हो जाता है वो लेडीज का, फिर वो बेचारी जो है बता भी नहीं पा रही है किसी को, और फिर वो हस्बैंड की हत्या कर दे रही है इसके साथ मिलके, बॉयफ्रेंड के साथ। ऐसे भी बहुत सारी होती हैं। और लड़का भी सेम चीज कर रहा है, वो भी उसकी अपनी पत्नी की हत्या करे दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अफेयर हो गया तो बता। तो इससे बेहतर है कि मेंटली उतना मैच्योर हो जाएं दो लोग, बैठ करके बात करें कि हमारी तुम्हारी नहीं बन रही है, ये दो बच्चे हैं, इनका कैसे परवरिश करनी है, आओ बात करें। इसमें इस तरह से झगड़ा करना, वो भी दूर दूर बैठकर फोन पर, कि वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो अपने बच्चे को सेप्टिक टैंक में फेंक दे, ये मतलब इतनी बीभत्स। और जैसा कि कहा ही है, संगीता जी भी कह ही रही थी कि ये बहुत दुखद है, सुनने में खराब लग रहा है। मैंने सुबह जब पढ़ा था तभी वो सूचना सेठ का केस पूरा फिर से जो है वो हो गया था, रिवाइंड हो गया था मन में। ये उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि ये तो 8 महीने के बच्चे, इसको कुछ भी समझ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, क्या हो गया उसके साथ, बेचारी मर के ही वहां समझ पाई है जब ये ट्रॉमा। पढ़ रही थी, मुझे लग रहा था कि 8 महीने की बच्ची को जिंदा को जब उस सेफ्टी टैंक में डाला होगा तो वो रोई भी होगी, वो चिल्लाई भी होगी, तो कैसे और क्या मतलब रो पाई होगी, चिल्ला पाई होगी। अगर वो नहीं जग नहीं, रही, वो उसने तो ये देखा पानी उसके अंदर घुस गया होगा। कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा किया। मान लीजिए अगर वो बच्ची राइट, जग रही तो वो तो पहले मुझे लगता है उसके शौक से ही उसकी डेथ हो गई होगी कि मेरी माँ डेथ हो मुझे गई। कहाँ डाल के। हाँ उसको नहीं पता है कि भाई पापा मम्मी के बीच में क्या बात हुई है, क्या झगड़ा क्या है, यही यही। हुई हाँ, है, कहाँ लेके जा रही है माँ इतनी रात में, वो तो कुछ नहीं जानते हैं, समझती है। मैं कभी कभी जैसे ऐसे हास्यास्पद से ही सरकाजम में ही लिखती हूँ स्टेटस। इस देश में हर चीज की इलाज बता दिया जाता है, ये बिगड़ गया है लड़का, ये बिगड़ गई है लड़की, इसकी शादी कर लो, अब दोनों में नहीं बन रही है, बच्चा पैदा कर लो। अरे ये कौन से इलाज बता रहे हो भाई आप? इन लोगों को जी जी बिठाकर पहले समझाने की, थेरेपीज देने की जरूरत है, तब ये लोग आगे जी बढ़े। जैसे अभी आपने कहा, गुण मिलाइए, कुंडली मिलाइए, चाहे जो भी हो, आप उनकी काउंसलिंग जरूर करिए भैया, उनसे बात करो कि तुम फाइनेंसेस डिस्कस करो, अपने एस्पिरेशंस डिस्कस करो, अपने डिजीजेस डिस्कस करो, अपने ट्रॉमास डिस्कस करो, उसके बाद आप लोग विवाह के लिए तैयार हो। क्योंकि ऐसी घटनाएं जब सुनने को मिलती है बहुत तकलीफ होती है। और आज के डेट में तो मुझे लगता है ये भी पूछना बहुत जरूरी है दोनों को साथ में बिठाकर कि तुम बच्चा पैदा करना चाहते हो कि नहीं, और हाँ, पैदा करने के बहुत बाद या अडॉप्ट करने के बाद उसका पालन पोषण करना चाहते हो कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। अगर तुम्हें पेशेंस है लगता है कि कि नहीं। तो मत हाँ करो, बच्चे को मत हाँ, लेकर आओ, जीवन मत दो बिल्कुल बच्चे ठीक को। है, फिर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वहां पे बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी को टाला जा सकता है, आप उन रास्तों को अपनाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को ले आइए दुनिया में और फिर मतलब माँ बाप हो तो ये नहीं है कि आपको ये राइट मिल गया है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और कहीं पर भी उसको डाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब चिंताजनक हालत में मुझे ये लगता है कि ये इंसानियत की बात ही नहीं है। जी हम्म डॉली जी हम्म आपने भी काउंसलिंग की बात की थी और उन्होंने भी। हमारे यहाँ अभी जो स्थिति है मतलब क्योंकि ये सीधे मेंटल ट्रॉमा से भी जुड़ा हुआ होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए ऐसा कहा जाता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में तो बच्चों को इस तरह से नहीं मारा जा सकता, लेकिन अगर वो साइकोसिस लेवल पर पहुंच जाता है
तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। 8 महीने हो चुके थे, अब तो ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन का भी सब्जेक्ट है, क्या इन 8 महीनों के दौरान उस महिला का बर्ताव कैसा था, क्या कैसा वो घर में बिहेव कर रही थी, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार था। जब ये पूरी काउंसलिंग होगी या पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, तब हो सकता है कि सच सामने आए कि वो मेंटल ट्रॉमा में थी कि नहीं, पोस्टमार्टम साइकोसिस उसको था कि नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? हमारे यहाँ तो टैबू है, मतलब शहरों में नहीं होती है, या तो गाँव का मसला है। गाँव में तो हम नियरली इम्पॉसिबल चीजें हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो इस तरह की और ये जाना जाए कि उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम थी। तब फिर ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप भी पेरेंट्स, हम लोग तीनों ही पेरेंट्स हैं, हमारे यंग बच्चे हैं, अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इन घटनाओं को हमें रोकना है, तो काउंसलिंग तो मेडिकल, अगर मेंटल काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो ये तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है। लेडी प्रेग्नेंट भी होती है तो हम गायनिक के पास उसको ले जाते हैं, पैथ लैब में उसको ले जाते हैं, लेकिन कभी भी हम मेंटल इस पर जो काउंसलिंग के लिए नहीं ले जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास हम कभी नहीं जाते हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग तीनों भी कभी नहीं गए होंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम ही नहीं था उस समय में, नहीं। जब हम लोग पीरियड से गुजर रहे थे। तो हाँ, उसको कैसे हम मतलब रोकेंगे, या कैसे हम इसके प्रिवेंशन पर काम करें, कहाँ हमको इंटरवेन करने की जरूरत है? 2 जगह है मेरे हिसाब से। गाँव के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी, एक तो स्कूल है। बचपन से ही आप इन चीज़ों को धीरे-धीरे ट्रेन कीजिए, बच्चों का दिमाग उस तरह से ट्रेन हो। दूसरा आंगनबाड़ी है वहाँ पे, और पंचायत में जो उन लोगों का महिला समिति बनती है, उन जगहों पे उनको ये चीज़ समझाई जाए। और सिर्फ़ स्त्रियों को ही नहीं, जब पुरुषों को भी साथ में, कपल्स को, बहुत पति-पत्नी जरूरी। दोनों को बहुत बताया important। जाए कि भई हाँ, सिर्फ स्त्री को बताने से नहीं होगा, आपको मर्द को भी बताना पड़ेगा, और घर के मर्द को भी। और इसलिए भी जरूरी है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन केवल महिला को नहीं होता है, ये पुरुषों को हाँ, भी होता है, जो पिता बनना बिल्कुल, होता है। जिम्मेवारी उनको इतनी, एक पर्सन की जिम्मेदारी उनके ऊपर बढ़ने वाली है, तो उनको भी ट्रॉमा होता होगा कि कैसे हम घर चलाएँगे। अच्छा, उन दिनों स्त्री उस तरह से काम भी नहीं कर पाती है, और उसको मालूम है कि आने वाले 1 साल तक, वो जैसे गाँव में तो खेत खलियान जाया जाता है, आने वाले 1 साल तक उस तरह से स्त्री काम भी नहीं कर पाएगी। तो वो भी उनको, ऐसा नहीं है, पूरे घर को ट्रॉमा होता है। मुझे लगता है कि ये सब पंचायत में, महिला समिति में इस तरह का एक कोई वर्कशॉप टाइप का बीच-बीच में कराते रहना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर आपको सेल्फ हेल्प लगता है ग्रुप मेरे हिसाब से तो। मुझे तो ऐसा लगता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होने चाहिए। पता पहले क्यों नहीं था, मैंने जो अभी रिसर्च रिसेंटली की है, पहले हमारे ना संयुक्त परिवार थे। हालाँकि अब संयुक्त हाँ, परिवार चल बिल्कुल। नहीं पाएँगे, लेकिन क्योंकि लोगों के पास बुद्धि खत्म हो गई है, तो संयुक्त परिवार नहीं चल पाएँगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों के अपने ट्रॉमाज़ ही नहीं खत्म हो रहे हैं, वृद्ध महिलाओं के अपने ट्रॉमाज़ आज हैं, की डेट तो हम लोग बिल्कुल। आज की हाँ, डेट में तो तो बहुत मुश्किल है। अब मुझे लगता है जैसे ये वाली घटना भी हुई है, क्योंकि महिला अपने सास-ससुर के साथ रह रही थी, हाँ, तो बहुत हाँ, हेल्दी रिलेशन होने के बाद भी कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन्स नहीं और रहा ये सब होगा। मोनिका जी, हो ही मान जाती के है। चलिए कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, मैं मान के चल रही हूँ, नहीं नहीं, रहा होगा, नहीं हो पा रहा। गाँव में फिर भी संयुक्त परिवार रहते हैं, लेकिन आपका जो मेंटल लेवल एक-दूसरे को समझने का वो नहीं है। नहीं है, तैयार नहीं करेक्ट। है लोग एक-दूसरे को समझने हाँ। के लिए। लोग जी, जी। ऑप्रेस करने के उसमें रहते हैं, जब पावर में जो भी आ हाँ, गया है वो दूसरे को ऑप्रेस करेगा, ये पता नहीं क्या है, मानव बिल्कुल। स्वभाव है। तो इसलिए मुझे अब लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ-कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, जिनके पास वो महिला जा सके, बैठ कर के बात करे। ये किटी ग्रुप्स जो चलते हैं ना, मैं इनको बहुत बार बोलती भी रहती हूँ कि आप करिए, किटी में एन्जॉय करिए, खूब कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक टाइम अपना समर्पित करना चाहिए, ऐसे वाली जो महिलाएँ हैं वो आकर बैठ सके, और आप नॉन जजमेंटल रूप में उनकी, मतलब ये हम चुगली करने के बजाय, चुगली भी करिए, वो गॉसिपिंग मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है कभी-कभी, ठीक है? लेकिन वेंट आउट आपको करने के लिए मुझे लगता है किटी पार्टी बहुत एग्ज़ैक्टली, वेंट आउट भी करते एग्ज़ैक्टली हैं हाँ। जहाँ जाकर के तो प्रोग्राम। नॉन जजमेंटल रूप में लोग आपके पास आकर हेल्प माँग सके, महिलाएँ जैसे मैं, अगर मैं से गुज़र चुकी हूँ, मैं कई बार लड़कियों को बोल चुकी हूँ अपने आस-पास के, व्हेनेवर यू फील लाइक कम टॉक एंड गो। मेरे हिसाब से आपने पत्थर से बात की और आप चली गई, एटलीस्ट आपका वेंट आउट हो गया, ठीक है? मेरे को क्योंकि काउंसलिंग के गुर पता है, तो मैं डिटैच भी हो जाऊँगी बहुत जल्दी। लेकिन ये सबको सीखना पड़ेगा जो सीनियर हम लोगों जैसी हो जाती हैं, कि कैसे काउंसलिंग करने के बाद डिटैच होना है। आपको उनके ट्रॉमा अपने ऊपर नहीं लेने, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का बहुत, इस मैं तो समय, बहुत परेशान हाँ, हो सबसे जाती बड़ी थी।
जी, हाँ, ये हाँ, आपने मैंने सही सीखा। कहा क्योंकि हम लोग मैंने उसमें फिर इंडल्ज हो जाते हैं और वो हाँ, ट्रॉमा वो तो हो सकता है पेंट अप बहुत हो जाए। 3-4 दिन तक तो उसी में रहते हैं, 3-4 दिन हाँ, तक। हाँ। आपको आपको डिटैच होना होता है। मैंने बाद में कट द कॉर्ड करना सीखा। एक काउंसलर फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बोला जो तुम्हारी फीस है लो, हमको कट द कॉर्ड सिखाओ, हम बार बीमार पड़ रहे हैं लोगों की काउंसलिंग करने के बाद। तो जी, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एनर्जी से आप इफेक्ट हो। लेकिन ये सेल्फ हेल्प बिल्कुल। ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, जिनके पास आप जाकर बात कर सको, जहां आपको ये डर ना हो कि ये मुझे जज करेगी कि अरे ये देखो वो पागल लड़की जा रही है। तो ठीक है, हो गया, उनको बोलो कि भाई हमारे ऊपर भी गुजर चुका है, हमें पता है, बात कर सकते हैं। जब आपको ये पता होता है ना कि अच्छा ये लोग तो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, चलो ठीक है, हाँ ये लोग हमारी हेल्प कर देंगे, तब दिक्कत नहीं होती। जी। तो तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब जब ऐसा होता है कि आपको लगे कि आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है। इस लड़की के साथ, महिला के साथ यही हुआ होगा। इसको ये पता है कि मतलब गुस्सा एक पीक पे आ गया है, इसको नहीं पता कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर, मतलब एक्सप्रेशन भी नहीं कहा जाएगा, तो सीधे क्राइम पे पहुंच गई। और शायद इसको जी। करने के बाद एहसास हुआ होगा, तभी इसने कवर अप करने की कोशिश की। तो ज्योति जी, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी, अगर कोई ऐसा एक दो टिप है कि कैसे खुद को डिटैच किया जा सकता है, तो हाँ, आप प्लीज बिल्कुल। शेयर करें ताकि जो भी लोग ये वीडियो देखें उनको कम से कम ये आ जाए कि हाँ, डिटैच कैसे करें हम खुद को। देखिए, ध्यान की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जहां पर आप आंख बंद करके बैठते हैं कि आप एक चेन में हैं और वो चेन एक एक करके टूट रही है। मैंने ऐसे ही किया था। वो व्यक्ति सामने बैठा है जिसको आपने काउंसलिंग दी है, और आप एक चेन से बंधे हुए हैं, और वो चेन धीरे 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 करके जंजीर टूट रही है। धीरे धीरे से जब आप 3-4 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आप अपने आप डिटैच हो जाएंगे। अरे ये एक वाह! तरीका है। हाँ, ओ अरे थैंक यू वाह! सो थैंक यू सो मच ये बताने बताने के के लिए। लिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं होती है डायरेक्ट तो बहुत कम ही संपर्क में आते हैं इन बच्चों के, लेकिन ये जो घटनाएं होती है ना ये भी बहुत बड़ा ट्रॉमा हाँ, छोड़ हाँ, देती हाँ, है इस पर। और समझ में नहीं आता, अपने आसपास तो सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, फैमिली में भी कुछ उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर फिर भी समझ में नहीं आता है कि क्यों इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्यों इतना मन इरिटेट। उदास हो जाता है। हाँ, मन उदास हो जाता है। ये तो आपकी एनर्जीज इफेक्ट हो रही हैं उन बैड एनर्जी से। कोई नॉर्मल, बिल्कुल मतलब ये मैं आपको एक बात बताती हूँ पॉजिटिव वे। ये सिर्फ उन लोगों को होता है जो कंपैशनेट होते हैं, जो वैसे दिल के होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको कुछ भी कह लीजिए, हत्या देख लेंगे, सब लोगों का मरना देख लेंगे। हमारे आपके जैसे लोग इफेक्ट होते हैं क्योंकि हमको दुख होता है दूसरे का दुख देख के। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे तो और कभी-कभी ऐसा पॉजिटिव लगता पार्ट। है जैसे किसी ने ना पूरी एनर्जी ही ड्रेन कर दी हो, स्नैच कर ली हो हाँ, किसी ने। हाँ, तो हाँ। आपने जो ये टिप यहाँ पे दिया है तो निश्चित तौर पर मैं तो ज़रूर उसको प्रैक्टिस करके ट्राई देखूँगी। करिएगा। हाँ, और अगर नहीं ज़रूर। वर्कआउट होगा तो कष्ट दूँगी कि कुछ और तरीका बताइए, इससे तो नहीं मैं काम और बन भी रहा है। एक दो तरीके आपको बताऊंगी। मैं आपको आपको मैं मैसेज करूंगी, आप संगीता जी को बताइए। ठीक है, जी, जी, मैंने नोट निश्चित तौर करके रखे हैं। हाँ, चलिए ठीक है। बहुत अच्छी ये चर्चा होगी और मुझे लगता है कि इसी नोट पर हमको इस चर्चा को विराम देना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है विलेज लेवल तक हम ये मेडिकल काउंसलिंग को लेकर, चाहे मेंटल काउंसलिंग, इनफैक्ट मेडिकल तो बहुत बड़ा फील्ड हो जाता है, होती ही है। जो मेंटल काउंसलिंग है इसको हमको लेकर ही जाना पड़ेगा वहाँ पर। और ज्योति जी की वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी है ये बात कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, माँ पापा के बीच में नहीं होना चाहिए। उसका बिल्कुल। असर बच्चे तक नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप उस असर को अपने बच्चे तक जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो सबसे सही रास्ता उसका ये है कि या तो अपने किसी परिजन से इस पर खुलकर बात कीजिए और बच्चे को सुरक्षित कुछ दिनों के लिए उस परिजन के पास छोड़ दीजिए। और मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है जो उस बच्चे की केयर कर सके, वो बच्चा कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर 18 साल से छोटा है तो आप अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाइए और वहां बच्चे को सेफली सरेंडर कर दीजिए। कम से कम 2 महीने का समय आपके पास रहेगा। आप अपने ट्रॉमास पर थोड़ा काबू पाइए, साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट से मिलिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चे का आप पालन पोषण कर सकते हैं तो आप बच्चे को अपने पास ले आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो वही बच्चा 2 महीने के बाद किसी अच्छे परिवार का चयन करके अडॉप्शन के लिए उनको दे दिया जाएगा। लेकिन बच्चे को मारने से ज्यादा कहीं अच्छा है कि उस बच्चे के लिए एक दूसरे परिवार का चयन कर लिया जाए, उसके लिए जिंदगी का चयन कर लिया जाए। तो आप सही रास्ते पर बढ़िए और इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए
कि जब आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अपना बच्चा सौंपेंगे तो आपकी आइडेंटिटी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगी, तो आपको ये भी डर नहीं होगा कि आपको इसके लिए शर्मिंदा किया जाएगा या ताने आपको सुनने पड़ेंगे कि आपने अपने बच्चे को कहीं बेच दिया है या कहीं छोड़ दिया है। तो इसलिए माता पिता बने हैं तो उसकी जिम्मेदारी कम से कम इतनी जरूर निभाइए। इसी अपील के साथ मैं इजाजत लूंगी, और इजाजत लेने से पहले मैं डॉली जी और ज्योति जी, आप दोनों को धन्यवाद कहना चाहूंगी अपना इनपुट, अपना अनुभव शेयर करने के लिए और अच्छे सुझाव देने के लिए। अब इजाजत लेती हूँ, नमस्कार।